अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि नाइन्थ क्लास और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैथ का सिलेबस भी चेंज हुआ होगा। पहले जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसमें 3-4 चैप्टर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के थे और बाकी कुछ मैथ के प्रॉपर मैथ जो हमारे पास चलती है ट्रिग्नोमेट्री से हट के वो चल रही थी। अभी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं। बाकी सारे कुछ फर्स्ट ईयर वाले पुराने चैप्टर्स हैं, कुछ अंदर ऐसे चैप्टर ऐड किए गए हैं जो पहले फर्स्ट ईयर में थे, अभी इधर सेकंड ईयर में आ गए हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन है या वेक्टर स्पेसेस हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा सिलेबस जो है वो बनाया गया है। अब अगर देखेंगे कि सेकंड ईयर में सिलेबस कैसा आता है, फ़िलहाल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपना कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारे पास कैसा आया है। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है वो डील करता है कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो कम्प्लेक्स नंबर का अगर इंट्रोडक्शन देखना हो तो वो हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं जिनको हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो सोल्यूशन होता है वो रियल नंबर्स के जो रीजन है, जो उसका किंगडम आता है या रियासत आती है, उस रियासत के अंदर वो लाई नहीं कर रहा होता। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कंसेप्ट ऑफ नंबर है, वो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन के असूल के तहत काम कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे उस चीज़ को रख दिया गया। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो उनका स्क्वायर रूट लेना मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी जो स्क्वायर रूट है उसका जब सॉरी किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसमें जो नेगेटिव साइन का अंडर रूट आ रहा होता है उसको हम एक वर्ड अयोटा से शो कर देते हैं। वही हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फाउंडेशन है। बस मतलब जहाँ जहाँ पे अयोटा आएगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है कि उसमें हमने अयोटा को साथ एक अच्छी खासी डीलिंग करनी है। फिर अगर चैप्टर 2 की बात करें तो वो फंक्शन है हमारे पास। बुक की मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर ऊपर फंक्शन का नाम नहीं शो हो रहा। तो फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स की बुनियाद है, जो रिलेशन शो करते हैं कुछ इनपुट्स आउटपुट्स के दरमियान, कि दो वैल्यूज़ दी गई है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो उनके दरमियान आपसी ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। अब इसमें कुछ डोमेन है, कोड डोमेन, रेंज आएगी, जिसको हम फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास वन टू वन फंक्शन आ जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस आ जाते हैं, उसका वन टू वन रिएक्शन से या ऑन टू फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम फंक्शन की लैंग्वेज में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फंक्शन जो है, ये चैप्टर जो है, ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में आती जा रही है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में रह के क्या कर सकते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इनका कोई ख़ास लिंक नहीं होता। अब चैप्टर 3 जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। क्वाड्रेटिक फंक्शन मैट्रिक्स से हम पढ़ते आ रहे होते हैं, तो ये यूनिट हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को डील कर रहा होगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन निकाला गया है, वो कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ी बहुत हम इसमें यहाँ देखेंगे। फिर रेडिकल इक्वेशंस आ जाती हैं, रैशनल इक्वेशंस आ जाती हैं, उनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या काम है या उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस को। क्यों? अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि 6 साल पहले एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र से इतनी थी, ठीक है, तो अभी बेटी की उम्र जो है वो बाप की उम्र का हाफ है, तो बाप और बेटी दोनों की उम्र मालूम करें। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग बनती है इंसान की जब वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो रियल लाइफ में भी जब इस तरह के कोई क्वेश्चन या कोई मसला परेशानी या कोई सिचुएशन बनती है तो वो सोचता है अपने उन्हीं मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरह जैसे उसने कॉलेज में, स्कूल लाइफ में या कहीं बैठ के सॉल्व किए होते हैं। तो उसके ज़हन में वो बातें गूंज रही होती हैं कि मैंने ये बात वहाँ पे सॉल्व की थी, ये बात मैंने वहाँ पे सॉल्व की थी। तो इस तरह इन चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो बेहतर होती हैं। चैप्टर 4 जो हमारे पास आएगा वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हैं। पहले फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 हुआ करता था, तो इसमें भी हम सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन या वो क्रैमर रूल और गॉसियन एलिमिनेशन वगैरह ये डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं आएगी कि 3 बाई 3 के मैट्रिक्स आ जाएंगे जिनको हमने सॉल्व करना होगा, ये हो सकता है उससे भी बड़े मैट्रिक्स हमारे पास सामने आ जाएं। फिर पांचवा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का, फर्स्ट ईयर में पहले भी ये पांचवा चैप्टर ही था पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन 10वीं में हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चलेगी कि करना क्या है। इसमें कंडीशनल इक्वेशंस आ जाएंगी कि
अगर एक इक्वेशन दी गई है वो कब ट्रू होगी, अगर हम कोई एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3, ये कंडीशनल इक्वेशन है और ये ट्रू कब होगी, जब x इज इक्वल टू 3/2 आएगा हमारे पास। फिर हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि हर वैल्यू के लिए वो ठीक रहनी चाहिए। मतलब एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस पर कोई वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा हमारे पास। ये भी आई थिंक फर्स्ट ईयर से ही लिया गया है, तो इसमें हम वो अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन वो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए होता है, जहाँ पे ढेर सारे नंबरों की सीरीज चल रही होती है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हम सीक्वेंस एंड सीरीज के ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर सातवां परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन NPR और NCR वाले, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी भी यूज़ होगी। कुछ हिस्ट्री है इनकी जिसमें हम ल्यूइस कॉशी को पढ़ेंगे, इसको परम्यूटेशन का फादर बोला जाता है। ब्लेस पास्कल और पेरी डी फेरमेट जो हैं ये कम्बिनेशन के आइडिया को जनरेट करने वाले हैं, और जो मॉडर्न कम्बिनेशन है उसको पास्कल और लेबनीज ने निकाला था। तो डेली लाइफ के अंदर जो ये हैं ये टोटल नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ को, जैसे हम बैठे होते हैं ना तो हम कहते हैं यार अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे, तो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यहाँ पर भी यही लग रहा है कि एक काम को करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो यही हमने यहाँ पर इस चैप्टर में डील करना है। तो बेसिकली ये डीएनए स्ट्रक्चर के लिए होता है कि ये डीएनए का ये पार्ट यहाँ लगेगा तो क्या होगा, ये पार्ट यहाँ के अटैच हो गया तो क्या होगा। बायोलॉजी से तो हमारा लेना देना है कोई नहीं, मैथ से है तो चलो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डील कर रहे हैं। फिर चैप्टर 8 आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक अच्छा चैप्टर है जो पहले भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 ही था। तो इसमें भी हम लोगों ने कुछ सीरीज सॉल्व करनी है, कुछ सम निकालने हैं। तो बेसिकली ये निकाला था फ्रांसेस्को मोरिली शो ने। ये सन 15 के राउंड अबाउट ये मेथड चल रहा है, और इसमें हम n नंबर ऑफ इंटीजर्स को जब प्लस माइनस या इस तरह को इनको फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम इनको यूज़ करते हैं दोनों फार्मूलों को। एक इंडक्शन है, एक थ्योरम है। आगे नवा चैप्टर देखें तो पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। पॉलिनोमियल जो है ये अलजबरे के फाउंडेशंस हैं। अलजबरा पॉलिनोमियल्स के बगैर नामुमकिन हो जाता है। पॉलिनोमियल नोमियल बोलते हैं बेसिकली वैल्यू को, रकम को। पॉलिनोमियल्स ढेर सारी रकमें, ढेर सारी वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसमें भी रिग्रेशन देखेंगे, सिग्नल प्रोसेसिंग देखेंगे, कोडिंग थ्योरी में जाके देखेंगे कि पॉलिनोमियल का क्या काम है, या फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 10वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आ रही है। फंडामेंटल लॉ पढ़ेंगे हम, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, एक अच्छी बात तो यह है स्टूडेंट्स के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री से जान छूट गई है, जो लंबे लंबे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहले ये था कि 4 चैप्टर पढ़ के आप पास हो जाते थे, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलें, लेट्स सी, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हमें पता चल ही जानी है। उसके बाद चैप्टर 11 भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, लेकिन वो थोड़ा सा बेसिक था, यहाँ पर फंक्शन और उसके ग्राफ आ जाएंगे। तो बहरहाल ओवरऑल अभी तक जितने चैप्टर देखे हम, देखा जाए तो जो सिलेबस पहले चल रहा था फर्स्ट ईयर का उसकी निस्बत ये वाला सिलेबस थोड़ा सा आसान है कहीं कहीं पे, और कहीं पे कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जैसे आगे डिफ्रेंशिएशन आ रही है, या ये लिमिट और कंटिन्यूटी वाला चैप्टर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान है, क्योंकि सेकंड ईयर में हम लोग यही पढ़ते थे, तो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना। तो बात एक ही है, वहाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के 4-5 चैप्टर थे, यहाँ 2 हैं सिर्फ। तो लिमिट और कंटिन्यूटी, लिमिट्स देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर कैसे लगती हैं, फिर कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है। लास्ट चैप्टर हमारा डिफ्रेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन बेसिकली चली थी ग्रीक्स के दौर में, जहाँ पर एरिया वॉल्यूम और सेंट्रॉइड वगैरह इनको इंटीग्रल कैलकुलस के साथ कनेक्ट किया जाता था। फिर 17वीं सेंचुरी में आइजैक न्यूटन आ गया, उसके बाद गॉटफ्रीड विल या लेबनीज आ गया। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम जो थी वो रेट ऑफ चेंजेस के हिसाब से देखी कि अभी फॉरन इंटस्टेनियसली, मतलब वक्त के खास हिस्से में जो अचानक वाला होता है उसमें कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है, चीज़ कितनी एक्सचेंज हो रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को इजाद किया, आगे लेके चले, तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर लास्ट चैप्टर 14वां वेक्टर एंड स्पेसेस, ये भी हम सेकंड ईयर में डिस्कस करते थे। तो यहाँ पर अभी हमने वेक्टर और वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करना है कि एक जिसम जो है वर्क डन उसके अंदर क्या हो रहा है, फोर्स क्या लग रही है उसके ऊपर, वेलोसिटी है, या जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 14 में डील करना है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है मैथ का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि उसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है या क्या कुछ लेके चलना है।
कुछ कॉलेजेस में तो ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन चले ये हमारी तरफ से एक इंट्रोडक्शन ही सही। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।